हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET हिंदी मीडियम चैनल। आज इस वीडियो के माध्यम से स्टूडेंट्स एक ऐसा वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम टाइम में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम पूरी किताब से टॉप 5 ऐसे डेरिवेशंस आपके लिए लेके आए हैं जो डेरिवेशंस आपके एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं। और इन पांचों डेरिवेशंस में से अगर कोई भी डेरिवेशन आपका अच्छे से तैयार है तो डेफिनेटली इन्हीं पांचों डेरिवेशन में से एक या दो डेरिवेशन आपके जो पेपर है उसमें देखने को मिलेगा और 5 नंबर का देखने को मिलेगा। सो हम फटाफट अंदाज में इन डेरिवेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है उन सभी को देखेंगे। सो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने हाथ में एक कॉपी और एक पेन ले लें ताकि मेरे साथ आप भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि देखिए डेरिवेशन और न्यूमेरिकल ऐसी चीज़ है ना जिसको आप रट नहीं सकते, जिसको आप सिर्फ देख नहीं सकते, उसको रिवीजन करना मांगता है। इसलिए कॉपी पेन आपके हाथ में बच्चों होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो डेरिवेशन है बच्चों वो आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए एक बार ध्यान से। पहला डेरिवेशन आपका ये कह रहा है कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय का उल्लेख करिए। यहां तक अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको थ्योरेटिकल चीजें नजर आएंगी कि भाई गॉस का नियम हमें बताना है, और उसके बाद इसकी सहायता से अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। तो इसके बाद से ये जो 1.5 लाइन आपको दिख रहा होगा ये है आपका डेरिवेशन। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे आइए जल्दी जल्दी हम लिखते हैं। तो सबसे पहले वाले हिस्से को हम लिखते हैं जो कि क्वेश्चन में कह रहा है कि गॉस का प्रमेय लिखिए। गॉस का प्रमेय लिखिए। तो गॉस ने क्या बताया था बच्चों, एक बार याद करिए। गॉस ने यह बताया था कि किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, मान लीजिए ये एक काल्पनिक पृष्ठ है, तो इस काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसका मतलब क्या, गॉस के नियम के अनुसार फाई जो होता है वो क्या होता है, सिग्मा क्यू और बटे में ε0। या आप इसको ऐसे भी बच्चों लिख सकते हैं, या फाई बराबर Q इंटू 1/ε0, क्योंकि ये आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इंपॉर्टेंट चीज है, आप याद रखेंगे। क्लियर है बात इतनी? वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। तो ये आपको याद, स्टेटमेंट क्या लिख देना है कि किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का, यानी इस पृष्ठ में जितने आवेश होंगे उसका 1/ε0 गुना होगा। पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और ये तो बच्चों मान लीजिए आपने ये 5 नंबर के क्वेश्चन में एक लाइन पढ़ लिया। ये 1 नंबर का भी या 2 नंबर का भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न आता है ये वाला, तो इसको आप याद रखेंगे। अच्छा, और उसके बाद हमें स्लाइड लेनी पड़ेगी इसका डेरिवेशन करने के लिए। तो चलिए हम एक स्लाइड ले लेते हैं आपके स्क्रीन पे, ये लीजिए। तो इसको मिटा दिया जाए, इसको भी हटा दिया जाए ताकि हम लोग डेरिवेशन अच्छे से कर पाए। सो स्टेटमेंट तो बच्चों ये लिख दिया आपने जो इस क्वेश्चन में पूछा था, ये वाला गॉस की प्रमेय को लिखिए। तो गॉस की प्रमेय मैंने लिख दिया और यहाँ पे आपका फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, और ये एक बंद पृष्ठ है। ये क्या है बच्चों, ये एक बंद पृष्ठ है। क्या है, बंद पृष्ठ। ये एक बंद पृष्ठ है और इसी बंद पृष्ठ से जो फ्लक्स गुजरेगा वो इस पृष्ठ में जितने भी आवेश होंगे उनका 1/ε0 गुना होगा, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इसकी सहायता से, यानी गॉस के प्रमेय की सहायता से आपको क्या करना है, अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए बच्चों एक डायग्राम की आवश्यकता है, जो डायग्राम मैं ऊपर यहाँ पे बना देता हूँ।
ये मान लीजिए बच्चों एक समतल आवेशित प्लेट है जिस पर एक समान आवेश इस तरीके से वितरित है, जिसके एकांक क्षेत्रफल पर एक समान आवेश इस तरीके से इस प्लेट पर वितरित है। इस तरीके का डेरिवेशन बच्चों आपने किया होगा अगर आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो। ऐसे प्लस प्लस एस प्लस प्लस वाला जो है वो डेरिवेशन होगा आपका। तो एक प्लेट है, समतल आवेशित प्लेट जिस पर एक समान आवेश वितरित है बच्चों। तो इस प्लेट के कारण कुछ बिंदु पर, मान लीजिए यहाँ से इस प्लेट से स्मॉल पी, इस प्लेट से कुछ दूरी पर स्थित एक बिंदु है जिसका नाम है स्मॉल पी। तो इसी पर इस प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इसके लिए बच्चों क्या करते हैं, हम एक काल्पनिक पृष्ठ की गणना करते हैं। तो एक बिंदु पर जो काल्पनिक पृष्ठ होता है वो एक बेलनाकार पृष्ठ हम कल्पना करते हैं, और ये बेलनाकार पृष्ठ को हम इस तरीके से, और इधर की तरफ भी वो बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करके, और ये इधर वाला पॉइंट को हम पी डैश से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अब हमें निकालना है, अब हमें क्या निकालना है बच्चों, अब हमें ये निकालना है कि इस, अरे हो जा भाई, पी डैश, ये डैश समझ जाइएगा, ये पी डैश है। ठीक है, तो अब इस प्लेट पर आवेश के वितरण से इसके निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे। तो तीव्रता के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, एकदम देखिए, भाषा को अगर आपको लिखना है तो ये डैश 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 कर दे रहा हूं, और जो बोल रहा हूं वही भाषा आप लिखेंगे। माना एक समान आवेशित प्लेट पर एक समान आवेश पूरी प्लेट के सतह पर वितरित है। इस प्लेट के कारण भाई एक समान आवेश वितरित है, तो प्लस क्यू आवेश है, तो इससे बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी जो इस पॉइंट से होकर जाएंगी। तो इससे इस पर एक समान आवेश जो है वह वितरित है। तो अब इस प्लेट के कारण इस प्लेट के निकट बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। उसके बाद लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ के सतह पर वैद्युत क्षेत्र, ये प्लस क्यू आवेश है बच्चों, प्लस क्यू आवेश से वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ निकलती है, तो इसके सतह पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा जो होती है बच्चों, वो किसी भी पृष्ठ के लंबवत होती है। तो अगर सतह ऐसे है, मान लीजिए ऐसे सतह है, तो इसका लंबवत क्या हो गया, ऐसे। तो यहाँ पे डीए वेक्टर भी क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश भी क्या होगा बच्चों, ये लंबवत होगा एक दूसरे के। ठीक इसी तरीके से इधर भी देखेंगे तो प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता की दिशा इधर होगी और क्षेत्रफल सदिश इसी के इस सतह के लंबवत होगा, यानी दोनों एक दूसरे के समांतर यहाँ पे दिख रहे हैं। लेकिन अगर सतह के किसी पॉइंट पर देखें, मान लीजिए यहाँ पे हमने एक क्षेत्रफल ले लिया, छोटा सा क्षेत्रफल डी है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बच्चों तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो इधर की तरफ होगी प्लस क्यू आवेश के कारण, लेकिन इस क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी। अब ये मान लीजिए एक बेलन है बच्चा, यहाँ पे देखिए ये एक बेलन है, तो इसका इस सतह के लंबवत क्या होगा, ये वाला होगा, और इस सतह के लंबवत क्या होगा, ये वाला होगा। तो इसी तरीके से ये वाला हिस्सा, ये वाला इधर के लंबवत ये डीए है, और इसके लंबवत क्या होगा, ऊपर की ओर होगा। तो ये जो होगा ये यहाँ पे डीए वेक्टर होगा। तो इसके सतह पर बच्चों डीए वेक्टर और ई के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। इसके वक्रीय पृष्ठ पर और इसके समतल सतह पर ई और डीए के बीच का कोण कितना है, थीटा बराबर 0 डिग्री, दोनों समांतर हैं। तो अब यहां पे लिखेंगे, इस डैश डैश में लिखते समय आप एक बात और लिखेंगे बच्चों कि समतल सतह के काल्पनिक बेलनाकार पृष्ठ के वक्रीय भाग पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और डीए वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं, अतः ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अतः जो परिणामी वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो सिर्फ इस काल्पनिक बेलनाकार सतह के समतल सतह से गुजरेगा, सिर्फ इस वाले सतह से गुजरेगा और इस वाले सतह से। इसके वक्रीय भाग से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा, कोई वैद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरेंगी, क्योंकि यहाँ पे बच्चों ई और डीए के बीच का कोण थीटा है। तो जब ई और डीए का बीच कोण थीटा है, तो आपको पता है फ्लक्स का फॉर्मूला फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। फाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ई ए कॉस थीटा, ये है फ्लक्स का फॉर्मूला। अब कॉस थीटा बराबर अगर 90 डिग्री रहेगा,
इफ थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉस 90 का मान 0 होता है, तो देन फ्लक्स का मान 0 होगा, यानी इसके वक्रीय सतह से कोई फ्लक्स नहीं होगा और इसके समतल सतह से जो फ्लक्स होगा वो हम यहाँ पे निकाल देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बेलनाकार सतह के, बेलनाकार भाग के, बेलनाकार भाग के समतल सतह से, समतल सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स वो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बच्चों कितना, ये देखिए फाई बराबर ई डी ए कॉस 0 डिग्री, यानी कि ई और इंटू ए, और प्लस ये पूरे का अगर क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए हो और इस पूरे के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बच्चों ए हो, पूरे इस समतल सतह का, तो ऐसी स्थिति में ई ए हो जाएगा इस वाले के लिए और उस वाले के लिए भी हो जाएगा ई ए, यानी इस बेलन के दोनों समतल सतहों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर ई ए प्लस ई ए। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? फाई बराबर हो जाएगा 2EA। फाई बराबर क्या हो जाएगा? 2EA। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो बताइए। अब उसके बाद बच्चों क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं कि गॉस के नियम से, गॉस के नियम से, गॉस के नियम से आपने क्या पढ़ा है बच्चों? पाई बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन 0। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। तो आप समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो आप देखिए क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 तथा 2 की तुलना करने पर, समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 की तुलना करने पर, तुलना करने पर, और तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2EA बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन 0। तो 2EA बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन 0। बात समझ आई? यहां तक बात समझ आई? और बच्चों एक और चीज आप जानते हैं, एक और चीज आप जानते हैं, और वो बताइए क्या जानते हैं आप? आप जानते हैं, यहां पे लिखेंगे हम जानते हैं कि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है क्यू बटा ए। तो यहां से बच्चों अगर क्यू का मान निकालेंगे तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए, और इसी क्यू का मान यहां पे रख दीजिए। तो जैसे इस क्यू का मान यहां पे रखेंगे तो अब हो जाएगा 2EA बराबर, 2EA बराबर क्यू की जगह पर रख दीजिए सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए और बटे में एप्सिलॉन 0, तो एप्सिलॉन 0। अब बच्चों देखिए ए से ए कट गया तो यहाँ पे ई बराबर क्या हो जाएगा? ई बराबर ये 2 नीचे आ जाएगा, तो ई बराबर सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन 0, और सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 यही है एक समान आवेशित, यही क्या है बच्चों? यहाँ पे देखिए ये यही है अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो बस ये प्रोसेस को आप फॉलो करिए, बाकी भाषा कुछ भी अगर आप लिख देते हैं इस चित्र से रिलेटेड तो डेफिनेटली आपको नंबर मिल जाएगा। बस ये प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। समझ आया? बहुत बढ़िया। फटाफट से हम दूसरे डेरिवेशन पे चलते हैं बच्चों। दूसरा डेरिवेशन आपके स्क्रीन पे है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित करिए। तो फटाफट से बच्चों हम लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं। वैद्युत विभव के लिए अक्षीय स्थिति में अगर हमें वैद्युत विभव का मान निकालना है अक्षीय स्थिति में, तो हम एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे, और जानते हैं आप कि वैद्युत द्विध्रुव के एक हिस्से पर माइनस क्यू आवेश और एक हिस्से पर प्लस क्यू आवेश होता है, और इसके बीच की दूरी बच्चों अगर हम 2L ले लें, बात समझिएगा, इसके बीच की दूरी 2L या L या D ले लें, जो भी ले लें आप, तो मान लेते हैं इसके बीच की दूरी हम क्या लेते हैं बच्चों? इसके बीच की दूरी हम 2L लेते हैं, और इसका मध्य बिंदु यहाँ पे O है, और इस मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर
कोई बिंदु यहाँ पे बच्चों क्या है, इसके अक्ष पर, इस द्विध्रुव के अक्ष पर कोई बिंदु यहाँ पे क्या है बच्चों, P है, और इसी P बिंदु पर इस द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विभव की गणना करनी है। तो बच्चों अगर ये मध्य बिंदु है तो आप ध्यान से देखेंगे, जब ये मध्य बिंदु है और ये पूरी की लंबाई 2l है तो इसकी लंबाई l हो जाएगी और इसकी लंबाई l हो जाएगी, है भाई, बिल्कुल हो जाएगी, ठीक बात है। तो अब अगर हम इस -q आवेश के कारण इस पॉइंट पर विभव ज्ञात करना चाहें तो बच्चों एक बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर विभव का सूत्र क्या होता है, तो सर v बराबर 1/4πε0 q बटा r होता है। वेरी गुड, मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो अब यहां पे लिखेंगे -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव। और बच्चों विभव के लिए एक पॉइंट याद रखेंगे आप कि इसमें माइनस अगर q है तो माइनस लेंगे, प्लस q है तो प्लस लेंगे, तो वो हो जाएगा कितना, v1 बराबर आपका हो जाएगा 1/4πε0 और -q और बटे में r का मान कितना है, यहां से लेके इस P की दूरी कैसे निकालेंगे बच्चों, अगर यहां तक की दूरी l है और यहां तक की दूरी r है तो r प्लस l बराबर इतना, तो यहां पे हो जाएगा r प्लस l। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। और बच्चों ये -q के कारण है इसलिए यहां पे भी माइनस आपका लग जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, इतने में किसी को कोई दिक्कत तो मुझे बताइए, इतने में तो नहीं होनी चाहिए भाई। अब आप क्या लिखेंगे बच्चा, अब आप ये लिखेंगे कि इस +q आवेश के कारण इससे कुछ दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो यहां पे लिखेंगे +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, आवेश के कारण, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव। और वो विभव कितना हो जाएगा बच्चा, तो चूंकि +q आवेश है इसलिए v2 यहां पे हम ले लेते हैं, v2 बराबर 1/4πε0 और +q है तो +q और बटे में, आप देखिए ना बच्चों यहां से यहां तक की दूरी हम कैसे निकालेंगे, हमें यहां से यहां तक की दूरी पता है और यहां से यहां तक की दूरी पता है, तो इस दूरी में से इस दूरी को घटा देंगे तो ये दूरी बच जाएगा, तो यानी r - l, तो यहां पे हो जाएगा r - l। समीकरण नंबर 2। क्लियर बच्चों, इतनी बात क्लियर है तो बताइए। अब जब इतनी बात क्लियर है तो सब क्लियर है। अब एक स्लाइड में ले लेता हूं ताकि आपको जल्दी से इसी स्लाइड में मतलब आपको बता दूं और आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी ना हो, छोटा भी ना लिखूं और आराम से आपका समझ में भी आए सब कुछ, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया है। अब आप कहेंगे अतः इन दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर परिणामी विभव क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव क्या हो जाएगा बच्चों, तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। V बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, V बराबर हो जाएगा आपका V1 प्लस V2। समझ आया इतनी बात, वेरी गुड। अब आप क्या करेंगे परिणामी विभव निकालने के लिए, तो ये देखिए V बराबर, परिणामी विभव निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चा, तो V बराबर V1 का मान रखेंगे 1/4πε0 और V1 का मान क्या है बच्चों, Q बटे में R प्लस L, और ये माइनस में है चूंकि यहां पे देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, ठीक है। तो ठीक है भाई, इतना हम कर देते हैं, इसको माइनस में कर लीजिए और प्लस 1/4πε0 और इंटू Q और बटे में
R माइनस L। ठीक है, तो अब बच्चों अगर हम इसको करेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0 को कॉमन ले लीजिए। तो जैसे ही कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस वाला इधर लेते आइए, तो 1 अपॉन R माइनस L, और ये माइनस वाला पीछे कर दीजिए तो -1 अपॉन R प्लस L। समझ आया? एलसीएम करिए तो V बराबर Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0, एलसीएम हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, R माइनस L कट गया तो ऊपर R प्लस L, और माइनस R प्लस L कट गया तो R माइनस L, तो R और माइनस माइनस प्लस L। बच्चों R से R कट गया, ठीक है, R से R कट गया। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? नहीं, सही है, सही है, बिल्कुल सही है, सही है, सही सही है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चा, अब हम यहाँ पे लिखेंगे V बराबर Q और इंटू L, और L 2L हो जाएगा, तो 2 इंटू L, और बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0 और R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। और यहाँ पे बच्चा लिखेंगे, आप देखिए ज़रा, आप देखिए भी चित्र को देखेंगे कि इस R की तुलना में ये L का मान बहुत छोटा है। तो R की तुलना में L का मान छोटा है, अतः L स्क्वायर को हम नगण्य मानकर छोड़ देंगे। तो L स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ दीजिए, तो होगा क्या, तो होगा V बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और देखिए ना यहाँ पे Q इंटू 2L, Q इंटू 2L क्या होगा, Q इंटू 2L, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है बचवा, तो P है तो यहां पे लिख देंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R स्क्वायर। ये है बच्चों क्या, वैद्युत विभव का अक्षीय स्थिति में सूत्र। समझ आया सबको? एक बार ध्यान से देख लीजिए, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? तो आई थिंक नहीं हुआ है बच्चों, ठीक है, एकदम बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। P अपॉन R स्क्वायर, ये L स्क्वायर को नगण्य मान के हमने छोड़ दिया, यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि R स्क्वायर इज ग्रेटर देन L स्क्वायर, इसलिए L स्क्वायर को हम नगण्य मानकर छोड़ देंगे। ये L स्क्वायर इज लेस देन R स्क्वायर, इसलिए L स्क्वायर को हम नगण्य मानकर छोड़ देंगे। इतनी बात अगर आप लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा। यह है अक्षीय स्थिति में विभव का सूत्र। नेक्स्ट बच्चों आपके स्क्रीन पे गया, ये लीजिए डेरिवेशन। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले महत्तम बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा भी दीजिए। इसके आधार पर, किसके आधार पे, जो सूत्र आएगा उसी के आधार पर। बताइए कैसे होगा ये सॉल्व। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक वैद्युत क्षेत्र बनाना होगा। इस तरीके से एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसमें वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के प्रॉपर समांतर हैं। तो अब क्या करेंगे बच्चों, क्या कहा जा रहा है, क्या कि एक समान वैद्युत क्षेत्र E में एक वैद्युत द्विध्रुव को क्या किया गया है, रखा गया है। तो मान लेते हैं कि ये एक वैद्युत द्विध्रुव है बचवा, ये क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। और ये वैद्युत द्विध्रुव जो है, एक पर माइनस Q आवेश होता है आप जानते हैं, और एक पॉइंट पर प्लस Q आवेश होता है, और इनके बीच की दूरी मान लीजिए कि D है। इनके बीच की दूरी क्या है बच्चा, D है। और ये वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर स्थित है। ये बच्चों वैद्युत क्षेत्र है और ये वैद्युत द्विध्रुव है, तो ये थीटा कोण पर स्थित है। आप सभी जानते हैं कि जब कोई आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में होता है तो एक बल लगता है उस पर। तो ये प्लस Q आवेश है, तो प्लस Q आवेश पर जो लगने वाला बल होगा वो क्या हो जाएगा, यहां पे जो बल लगेगा F बराबर QE लगेगा, F बराबर QE लगेगा। और यहां पे क्या लगेगा, F बराबर माइनस QE लगेगा। और इन पर एक बल जो लगेगा वो बराबर परंतु विपरीत दिशा में लगेंगे, और ये बल चाहेंगे कि इस द्विध्रुव को घुमा के हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाएं, ठीक है। तो जब घुमाया जाता है किसी भी चीज को तो उस पर एक आघूर्ण लगता है, तो वही आघूर्ण का मान आपको निकालना है। तो जितनी चीजें मैंने बताई ये डैश 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 के माध्यम से आप लिखेंगे। आप लिखेंगे कैसे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB को, A और B इसका नाम दे दीजिएगा, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB को एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखने पर
उस द्विध्रुव के दोनों आवेशों पर एक बल कार्य करने लगता है जो कि क्रमशः F बराबर -QE और F बराबर +QE है। अब ये दोनों बल बचवा इस द्विध्रुव को घुमाने का प्रयत्न करते हैं, और जिस बल से ये दोनों एक दूसरे को घुमाने का प्रयत्न करते हैं उसको हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। और इस घूर्णन के कारण इस द्विध्रुव में एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। अतः द्विध्रुव में उत्पन्न बल आघूर्ण जो होगा, बल आघूर्ण होगा बच्चों, वो किसके बराबर होगा? तो वो बल आघूर्ण द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण और गुणे लंबवत दूरी, ठीक है। और यहां पे लिखेंगे चूंकि यहां से अगर इस पे बच्चों एक लंब डालें इस पे इस तरीके से और यहां से इसको मिला दें तो ये थीटा है बच्चा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये और बटे में ये। तो इस अगर लंबवत दूरी इस ए और ये बी, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है और ये सी पॉइंट है, तो ये लंबवत दूरी कैसे निकलेगी? साइन थीटा बराबर ये लंबवत दूरी बटे में कर्ण, तो लंबवत दूरी बराबर साइन थीटा गुणे कर्ण, यानी कि डी साइन थीटा ये वाली दूरी हो जाएगी। समझ आया? तो अब आप देखिए यहां पे आप लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर AC बटे में ए बी, तो यहां पे AC बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? ए बी साइन थीटा, ए बी का मान D है तो D साइन थीटा हो गया। अब आप लिखिए यहां पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो आघूर्ण जो होगा वो टाउ बराबर कितना हो जाएगा? दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण सिर्फ लेना है, यानी Q, साइन नहीं लेना है, तो Q हमने ले लिया, और इनटू लंबवत दूरी क्या है बच्चों? D साइन थीटा, तो ये हो गया D साइन थीटा। इतनी बात समझ आई? आवेश क्या कह रहे हैं? द्विध्रुव पर लगने वाले बलों में से किसी एक बल का परिमाण। भाई आघूर्ण आवेश गुणे दूरी थोड़ी होता है, किसी एक बल का परिमाण। इस द्विध्रुव पे दो बल लग रहा है दोनों आवेशों पे, तो उसमें से किसी एक बल का परिमाण, तो एक बल का परिमाण अगर आप लेंगे तो QE हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा क्या बच्चों? Q और E, QE और इंटू D साइन थीटा। तो अब अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा? टाउ बराबर, ये देखिए बच्चों, Q और इंटू D, इसको और इसको देखेंगे तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टाउ बराबर P और E और साइन थीटा। यदि यहाँ पे लिखेंगे यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, देन टाउ का मान अधिकतम होगा, टाउ मैक्सिमम होगा, और टाउ बल आघूर्ण मैक्सिमम होगा, और वो कितना होगा? PE। साइन 90 का मान तो 1 होता है, तो PE। तो इसके जरिए आपको क्या करना है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा देना है। तो मेरे बस नजरों में देखिए, मैं आपको सिखा देता हूं। यहां पे लिखेंगे, नीचे की तरफ लिखेंगे, जगह नहीं है तो मैं यहां पे लिख देता हूं बच्चों, यदि E बराबर 1 न्यूटन प्रति कूलाम। इतना लिखने के बाद लिखेंगे कि किसी द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P, उसके फिर से सुनिए, किसी द्विध्रुव का जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसके बल आघूर्ण के बराबर होगा। कब? जब वो द्विध्रुव एक न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखने पर द्विध्रुव के लंबवत कार्य करता है। एक बार फिर से सुनिए कि यदि किसी द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P उसके बल आघूर्ण के बराबर होगा जब वो द्विध्रुव 1 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में रखने पर द्विध्रुव के लंबवत होने पर लगता है। ठीक है बात? बिल्कुल सही बात है। तो इतनी चीजें लिख देंगे तो यहां से पूरा का पूरा नंबर बच्चों आपको मिल जाएगा। टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको समझ आ चुका होगा। समझ आ गया?
बहुत बढ़िया, समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो है आपका क्या, वो है आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक लिखिए। बच्चों देखिए, अभी आपको अक्षीय स्थिति में मैंने वैद्युत विभव निकालने का एक डेरिवेशन कराया था, अब मैं करा रहा हूं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए डेरिवेशन। तो क्या आप सभी स्टूडेंट्स तैयार हैं? यस और नो? भाई देखिए, अक्षीय स्थिति चाहे वो तीव्रता के लिए हो चाहे वो विभव के लिए हो, दोनों में से कोई एक हमेशा आता है, और इसकी निरक्षीय स्थिति भी ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है? तो ट्राई क्या मैंने कई वीडियोस में करा दिया है, तो आप एक बार हमारे लाइव को गो थ्रू करते रहिएगा कि सर कहाँ कहाँ लाइव और कितनी क्लासेस सर आपकी चली है, ये देखते रहिएगा, चैनल पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक विद्युत द्विध्रुव लेंगे, एक पर मान लीजिए माइनस क्यू आवेश है, एक पर प्लस क्यू आवेश है, और अक्षीय स्थिति है, यानी कि इस द्विध्रुव के अक्ष में ही हमें कुछ दूरी पर एक बिंदु की कल्पना करनी होगी, और मान लेते हैं वो बिंदु P है, और इस बिंदु P को, इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु बच्चों O है, तो इस मध्य बिंदु O से ये स्मॉल r दूरी पर मान लेते हैं बिंदु P है। इतनी बात समझ आई? बहुत बढ़िया सर। अब जब इतनी बात समझ आई गई है बच्चों, तो अगर ये टोटल लंबाई, द्विध्रुव की पूरी लंबाई 2l है, तो ये मध्य बिंदु O है, तो ये लंबाई बच्चों कितनी हो जाएगी l, और ये लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों l। इतनी बातें लिख दिया आपने, एकदम आपका चित्र बन चुका है। चित्र में यहाँ पे चित्र बनाने के बाद, हेडिंग डालने के बाद आपको डैश 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 मतलब कुछ लाइनें लिखनी हैं, और वो लाइनें आप मुझसे सुन लीजिए कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिस पर -q तथा +q आवेश है, द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। इस द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए माना द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, और इस मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर माना कोई बिंदु P है, और इस द्विध्रुव के कारण इस बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले इस -q आवेश के कारण इससे कुछ दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E1 मान लेते हैं। सो यहां पे लिखेंगे -q आवेश के कारण, आवेश के कारण, -q आवेश के कारण। सो -q आवेश के कारण अगर आप देखेंगे तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0, ठीक है बच्चों, और q और बटे में यहाँ पे दूरी देखिए बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी अगर देखेंगे तो वो कैसे निकलेगा, यहाँ तक की दूरी प्लस यहाँ तक की दूरी, तो टोटल दूरी आ जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा r + l का होल स्क्वायर। क्योंकि बच्चों देखिए, एक बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 1/4πε0 q बटा r²। तो q बटे में r का मान r + l है, तो स्क्वायर कर दिया। अच्छा, आप पूछेंगे कि सर यहाँ माइनस क्यों नहीं लगेगा, तो यहाँ पे बच्चों माइनस नहीं लगेगा, यहाँ पे सिर्फ आपको q लिख देना है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। वहीं अगर विभव निकालते तो लिखना पड़ता। तो ये दोनों बातें अगर क्लियर होंगी तो फिर आसानी से आप डेरिवेशन सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद लिखेंगे +q आवेश के कारण तीव्रता, +q आवेश के कारण, इतना भी आप लिख सकते हैं, और +q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बच्चों, उसको हम E2 से प्रदर्शित करते हैं, और E2 बराबर 1/4πε0, और q बटे में आप देखिए बच्चों, +q आवेश से दूरी कितनी है इसकी, ये दूरी निकालना है हमको, हमें ये दूरी पता है और ये दूरी पता है, तो ये दूरी में से ये दूरी को घटा देंगे, ये दूरी बचेगा कि नहीं, तो पूरी दूरी है बच्चों r, और ये वाली दूरी है आपकी l, तो r में से l को घटा देंगे तो आराम से आपका जो है वो +q आवेश से दूरी निकल के आ जाएगा। इसको बचवा आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1,
और इसको मान लीजिए बच्चा आप समीकरण नंबर 2। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है सर। अब आप जानते हैं बच्चे, एक और चीज आप याद रखेंगे कि इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर दिशा किधर होगी, तो ये दिशा होगी इधर की साइड, क्योंकि प्लस क्यू आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और दूर तक जाती हैं। सो ये E2 हो गया। और इस माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर दिशा किधर होगी, तो इस साइड होगी, क्योंकि माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो वैद्युत बल रेखाएं अनंत से उसकी तरफ आती हैं, तो ये E1 होगा। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि बिंदु P पर E1 और E2 दोनों जो है वो एक दूसरे से विपरीत दिशा में है। तो जब विपरीत दिशा में होते हैं तो परिणामी निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, जब विपरीत दिशा में होते हैं तो परिणामी कैसे निकलता है, कोई बताए जल्दी से, कैसे निकलता है। यहां पे आप देखिए, यहां पे ये दोनों विपरीत दिशा में है, तो यहां पे लिखेंगे परिणामी तीव्रता, अतः परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, अतः परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी, तो परिणामी तीव्रता हो जाएगी E बराबर, आप देखिए बच्चों कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये वाला वैल्यू बड़ा है या ये वाला वैल्यू बड़ा है। तो देखिए बच्चों यहां पे देखिए बटे में जितनी छोटी वैल्यू रहेगी उतना ही वो संख्या बड़ा रहेगा। तो बटे में r प्लस एल छोटा है या r माइनस एल छोटा है, तो जाहिर सी बात है r माइनस एल छोटा है, तो E2 बड़ा हो जाएगा। तो E2 बड़ा हो जाएगा तो यहां पे लिखेंगे चूंकि E2 इज ग्रेटर देन E1, अतः परिणामी तीव्रता जो होगी वो हो जाएगी E2 माइनस E1। बात समझ आया। अगर E1 बड़ा रहता तो E1 माइनस E2 कर देते। ठीक है बात, बिल्कुल सही बात है सर। समझ आ रही है बात कि नहीं? बहुत बढ़िया बच्चों, उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से बातें समझ आ गई होंगी। अब यहाँ पे अब वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 1 तथा समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से, और दोनों से अगर आप देखेंगे बच्चों तो E बराबर क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1। E2 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q और बटे में R माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और E1 क्या है बच्चों, Q और बटे में R प्लस एल का होल स्क्वायर। बचवा कोई दिक्कत नहीं। तो E बराबर सर Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर निकाल लीजिए, दोनों में कॉमन है तो ये हो जाएगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा आपका Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इनटू, यहां पे देखिए बच्चों आप, ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और अगर आप देखेंगे R माइनस एल इससे ये कट गया तो क्या बचा, R प्लस एल का होल स्क्वायर, तो यहां पे ऊपर करेंगे R प्लस एल का होल स्क्वायर, तो R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL और माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर, तो R स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर और प्लस 2RL। ठीक है, पूरा माइनस को आप एक बार ध्यान से सॉल्व करिएगा बच्चों। R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, L स्क्वायर से L स्क्वायर कट गया, बच गया 2RL इंटू 2RL 4RL। तो अब तो बच्चों जगह नहीं है, यहां पे लिख देते हैं, कोई बात नहीं। यहां से आप इधर की तरफ देखिएगा, ठीक है। तो हो जाएगा E बराबर Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू 4RL और बटे में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बच्चों देखिए ध्यान से, एक बार एकदम ध्यान से देख लेंगे, काम चल जाएगा। अब यहां पे लिखेंगे कि बच्चों R की तुलना में ये L का मान बहुत छोटा है, तो इसलिए L को हम नगण्य मान के छोड़ देंगे R की तुलना में। तो यहां पे आप लिख भी सकते हैं, चूंकि R स्क्वायर इज ग्रेटर देन L स्क्वायर, इसलिए L स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ देंगे। या यहां पे आप ये भी लिख सकते हैं बच्चों कि L स्क्वायर
एल स्क्वायर इज लेस देन आर स्क्वायर, इसलिए एल स्क्वायर को नगण्य मान के छोड़ देंगे। तो जैसे ही छोड़ेंगे तो क्यू और बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू टू आर एल और बटे में आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। एल को हमने छोड़ दिया, एल स्क्वायर को हमने बच्चों छोड़ दिया। तो आप देखिए अब क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पे बच्चों देखिए ना, यहाँ पे आपको क्या देखेंगे, Q इंटू, इसको थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना होगा। ये 4RL को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 4RL को हम लिख सकते हैं 2L और इंटू 2R। बताइए अब ये Q इंटू 2L क्या है बच्चों, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। देखिए Q और इंटू 2L क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। तो इसकी जगह पे हम P लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 और इंटू P और इंटू R, ये R, और बटे में R टू द पावर 4, एक R से एक R कट गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपॉन R क्यूब, और यही है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन अक्षीय स्थिति में। समझ आया, समझ आया बच्चों? भाई समझ आ गया तो मजा आ गया, ये समझ जाइए, समझ आ गया तो फिर मजा आ गया। एकदम स्टेप बाय स्टेप मैं लेके आपको चल रहा था, और कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर है प्रॉब्लम तो मुझसे पूछ लीजिए, वरना हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बढ़े यहां पे तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए और इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में भी बताइए। तो ये दोनों बातें आपको लिख के बतानी है, जल्दी बताइए कौन बताएगा, कौन बताएगा इसका आंसर। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न करिए। आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि संधारित्र क्या होता है। जब दो प्लेटें, समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, जब दो प्लेटें जिन पर बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश हैं, अगर ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर, मान लेते हैं स्मॉल d दूरी पर स्थित हैं, प्लेटों का क्षेत्रफल a है, तो ऐसे निकाय को हम क्या कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। तो यहाँ पे ये बात लिखेंगे भी कि ऐसा समायोजन जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेशित समांतर प्लेटें एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होती हैं, तो ऐसे निकाय को हम कहते हैं संधारित्र। ठीक है बात? अच्छा, अब एक चीज और लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे छोटा सा एक लाइन की परिभाषा लिखेंगे कि इन दोनों आवेशों, इन दोनों प्लेटों पर बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश हैं, अतः दो विपरीत आवेशित प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है E, वो होती है सिग्मा बटे में K एप्सिलॉन 0। ये आपको मैंने गॉस के प्रमेय चैप्टर में पढ़ाया था कि जब दो प्लेटें बराबर और एक दूसरे से विपरीत प्रकृति की हों, तो इनके बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये होता है। ठीक है, और एक लाइन आप और लिखेंगे कि हम जानते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q बटा A होता है। तब जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, E बराबर Q बटे में K एप्सिलॉन 0 A। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो मुझे बताइए। अब आप क्या लिखेंगे, एक बार ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पे आप लिखेंगे यदि प्लेटों के बीच विभवांतर भी हो, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V हो, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V हो तथा प्लेटों के बीच की दूरी D हो, तथा प्लेटों के बीच की दूरी D हो, बीच की दूरी तथा प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d हो, तब क्या होगा बच्चा,
तब होगा E बराबर हो जाता है V बटा डी। तब क्या होता है? E बराबर V बटा डी। तब यहां पे लिखेंगे, तब क्या हो जाएगा? तब V बराबर कितना हो जाएगा? E इंटू डी। और इसको मान लीजिए बच्चों आप क्या, समीकरण नंबर 1। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से E का मान रख दीजिए इसमें, इस वाले वैल्यू को उठा के इसमें रख दीजिए। तो V बराबर क्या हो जाएगा? Q बटे में K एप्सिलॉन 0A और इंटू डी। बच्चों एक पेज लेना पड़ेगा वरना ये डेरिवेशन फिर आपको परेशान करेगा। ठीक है, तो एक पेज हम ले लेते हैं, यहाँ पे डुप्लीकेट स्लाइड, इसको हम हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं और हम लोग अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। ठीक है, करें सॉल्व, चलते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, अब आपने यहाँ पे निकाल लिया है, यहाँ तक निकाल लिया है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि धारिता C बराबर होता है Q बटा V। समीकरण नंबर 2 इसको मानना है तो मान लीजिए। तो यहां पे लिखेंगे C बराबर Q बाई V। तो यहां पे लिखेंगे बच्चों आप क्या, किस समीकरण नंबर 2 से अब आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? अब यहाँ पे लिख सकते हैं C बराबर Q और बटे में V का मान क्या है? तो Q बटे में K एप्सिलॉन 0A, यही है ना, Q और इंटू D और बटे में K एप्सिलॉन 0A। तो K एप्सिलॉन 0 V का मान बचवा क्या है? Q बटे में K एप्सिलॉन 0A और इंटू D। ये वाला पोर्शन ऊपर उठ के चला जाएगा बच्चा, Q से Q कट गया तो ये हो जाएगा K एप्सिलॉन 0A और बटे में ये D बच गया। तो यहाँ पे C बराबर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या आ गई? C बराबर K एप्सिलॉन 0A बाई D। ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र आ गया। और यहाँ पे लिखेंगे ये निर्वात तथा वायु में, यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? निर्वात तथा वायु के लिए K बराबर क्या होता है? 1। तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी? C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन 0A बाई D। ठीक बात है। तो इस तरीके से आप समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के सूत्र का निगमन कर सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे बता सकता है। एक और चीज बच्चों ये पूछ देता है कि इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। तो आप जानते हैं, यहां पे लिखेंगे हम जानते हैं कि Q is directly proportional to V। तो Q बराबर CV, तो C बराबर Q बटा V। ठीक है, या फिर इस फॉर्मूले को ही देख के आप कह सकते हैं कि यदि संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल अधिक होगा तो संधारित्र की धारिता बढ़ सकती है। यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी को कम करेंगे, प्लेटों के बीच की दूरी को जितना कम करेंगे संधारित्र की धारिता उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। संधारित्र के बीच परावैद्युत माध्यम भरने पर संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। तो फॉर्मूले से ही आप बच्चों बता सकते हैं, किसी को कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आपको ये पांचों डेरिवेशन आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए। पहला क्या था? पहला था आपका स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के प्रमेय का उल्लेख करना और इसकी सहायता से अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। दूसरा आपका था अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र निकालना। तीसरा आपका डेरिवेशन था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखें तो उस पर बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करने का तीसरा डेरिवेशन था। चौथा था अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और पांचवा डेरिवेशन बच्चों आपका था किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक निकालना।
तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आज की ये क्लास आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मज़ा आया, इस क्लास में ढेर सारी चीज़ें सीखने को मिली, तो इस वीडियो को लाइक मारिए, एकदम लाइक करके ही जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारी लाइव क्लास भी चल रही है, तो लाइव क्लास में बच्चों ज़रूर आइए, हम और आप मिलकर ढेर सारी चीज़ें सीखेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।